बच्चों की मासूमियत कितनी कीमती होती है ना। और इसकी रक्षा के लिए भारत में एक बहुत ही मजबूत कानूनी कवच है, पॉक्सो एक्ट। तो चलिए आज इसी ढाल के बारे में बात करते हैं कि ये आखिर काम कैसे करती है और ये इतनी जरूरी क्यों है। तो ये जो सुरक्षा कवच है, ये असल में है क्या? कैसे ये बच्चों को बचाता है? और हाँ, ज़मीनी हकीकत पर इसे लागू करने में क्या मुश्किलें आती हैं? आइए इन सारे सवालों के जवाब एक-एक करके ढूंढते हैं। किसी भी कानून को समझने के लिए ना उसकी नींव को पकड़ना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले पॉक्सो की बुनियाद को ही समझते हैं। आखिर ये कानून बचाता किसे है और इसके पीछे के सिद्धांत क्या हैं? तो कानून की सबसे पहली और सबसे साफ बात, बच्चा है कौन। देखिए, पॉक्सो एक्ट के हिसाब से 18 साल से कम उम्र का हर व्यक्ति एक बच्चा है। सिंपल, लड़का हो या लड़की, कोई फर्क नहीं। यहाँ उम्र को लेकर कोई कंफ्यूजन, कोई अगर मगर नहीं छोड़ा गया है। और इसी बुनियाद पर टिके हैं इसके दो बहुत ही जरूरी सिद्धांत जो इसे एक मॉडर्न कानून बनाते हैं। पहला, ये जेंडर न्यूट्रल है, मतलब ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों को भी बराबर सुरक्षा देता है, क्योंकि ये कड़वी सच्चाई है कि लड़के भी शोषण का शिकार होते हैं। और दूसरा, ये कानून हवा में नहीं बना है। इसकी जड़ें UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड से जुड़ी हैं, जो इसे एक ग्लोबल स्टैंडर्ड देता है। ठीक है, तो सिद्धांत तो समझ आ गए। अब जरा ये देखते हैं कि ये कानून असल में किन-किन हरकतों को अपराध की श्रेणी में रखता है। मतलब क्या करने पर पॉक्सो एक्ट लगता है। ये जो आप पिरामिड देख रहे हैं ना, ये एक तरह से कानून की सोच को ही दिखाता है। इसमें अपराधों को उनकी गंभीरता के हिसाब से बांटा गया है। जो अपराध जितना गंभीर, वो उतना ही ऊपर, और जाहिर है उसकी सजा भी उतनी ही ज्यादा। चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। पिरामिड में सबसे ऊपर यानी कि सबसे संगीन अपराध है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। कानून ने इसकी परिभाषा को बहुत ही ज्यादा वाइड रखा है, और ऐसा जानबूझकर किया गया है ताकि कोई भी अपराधी कानून की कमियों का फायदा उठाकर बच ना निकले। और सजा 2019 के बाद तो इसे और भी सख्त कर दिया गया। कम से कम 10 साल की सजा है, जो उम्र कैद तक जा सकती है। अच्छा, अब सोचिए, क्या हो जब अपराध करने वाला कोई ऐसा इंसान हो जिस पर बच्चे की सुरक्षा की ही जिम्मेदारी थी, जैसे कोई पुलिस वाला, कोई रिश्तेदार या स्कूल का कोई स्टाफ। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कानून इसे एग्रेवेटेड ऑफेंस मानता है, मतलब और भी गंभीर अपराध, और ऐसे मामलों में सजा मौत तक हो सकती है। ये कानून सेक्सुअल हरासमेंट को सिर्फ छूने तक ही सीमित नहीं रखता। इसकी परिभाषा में बहुत कुछ आता है, जैसे बच्चे को पोर्नोग्राफी दिखाना, उसका पीछा करना, चाहे असल जिंदगी में हो या फिर ऑनलाइन, जिसे हम डिजिटल स्टॉकिंग कहते हैं। ये सब इसमें शामिल है। ये दिखाता है कि कानून वक्त के साथ खुद को अपडेट कर रहा है। और जहां तक पोर्नोग्राफी का सवाल है, तो कानून का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, जीरो टॉलरेंस। सिर्फ बच्चे का इस्तेमाल करके पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाना ही नहीं, बल्कि ऐसी किसी भी सामग्री को अपने फोन, लैपटॉप या किसी भी डिवाइस पर रखना, स्टोर करना, ये भी एक गंभीर अपराध है। साल 2019 ये साल इस कानून के लिए बहुत बड़ा था। इसमें कुछ ऐसे बदलाव किए गए जिसने इसे और भी ज्यादा सख्त बना दिया। और मकसद सिर्फ एक था, अपराधियों के मन में कानून का डर बिठाना। तो क्या थे ये बड़े बदलाव? सबसे पहले, जैसा हमने पहले बात की, सबसे गंभीर मामलों के लिए मौत की सजा का ऑप्शन जोड़ा गया। दूसरा, मिनिमम सजा बढ़ा दी गई ताकि अपराधियों को आसानी से बेल न मिले। और एक बहुत जरूरी बात, जुर्माने की रकम को पीड़ित के इलाज और देखभाल से जोड़ा गया। मतलब न्याय सिर्फ सजा नहीं बल्कि पीड़ित को सपोर्ट देना भी है। तो ठीक है, कानून तो बहुत कड़ा बन गया, पर असली इम्तिहान तो तब शुरू होता है जब एक बच्चा हिम्मत करके न्याय के लिए सिस्टम के दरवाजे पर पहुंचता है। तो अब देखते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया को चाइल्ड फ्रेंडली यानी कि बच्चों के लिए आसान और सुरक्षित बनाने के लिए क्या-क्या इंतजाम किए गए हैं।
सबसे पहले बात करते हैं रिपोर्टिंग की। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि रिपोर्ट करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। और जब पुलिस बच्चे से बात करती है तो वो वर्दी में नहीं होती, बल्कि बच्चे के घर पर ही या उसकी पसंद की जगह पर बयान लिया जाता है, ताकि बच्चा डरे नहीं और सहज होकर अपनी बात कह सके। किसी भी अपराध के फौरन बाद का जो वक्त होता है वो बच्चे और परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए कानून तुरंत मदद की गारंटी देता है। 24 घंटे के अंदर मेडिकल एग्जाम, पूरी प्रक्रिया के दौरान माता-पिता या किसी भरोसेमंद इंसान का साथ, और यहाँ तक कि एफआईआर के बाद फौरन कुछ आर्थिक मदद भी दी जाती है, ताकि परिवार इस संकट की घड़ी में खुद को अकेला ना समझे। और न्याय में देरी ना हो, इसके लिए ये सारे मामले स्पेशल कोर्ट्स में चलते हैं। इन अदालतों की खासियत क्या है? 1. सुनवाई बंद कमरे में होती है, यानी इन कैमरा प्रोसीडिंग्स, ताकि बच्चे की पहचान छिपी रहे। और दूसरा, एक बहुत बड़ा पॉइंट, यहाँ सबूत का बोझ आरोपी पर होता है। मतलब उसे साबित करना होता है कि वो बेगुनाह है, और कोशिश यही रहती है कि 1 साल के अंदर अंदर फैसला आ जाए। लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता होगा, इस पूरी प्रोसेस के दौरान बच्चे की प्राइवेसी का क्या? उसकी पहचान को कैसे छुपा के रखा जाता है? इसका जवाब है कानून की धारा 23। ये सेक्शन एक तरह से बच्चे की पहचान के चारों तरफ एक मजबूत दीवार खड़ी कर देता है। ये मीडिया को बच्चे का नाम, फोटो, स्कूल, पता, कुछ भी छापने या दिखाने से सख्ती से रोकता है। और ये बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे को बाद में समाज में किसी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो अब तक हमने देखा कि कागज पर ये कानून कितना मजबूत है, लेकिन ज़मीनी हकीकत और किताबों के कानून में कई बार एक फासला होता है। तो अब बात करते हैं पॉक्सो एक्ट को लागू करने में आने वाली चुनौतियों की और आगे का रास्ता क्या है। एक बहुत बड़ी और थोड़ी पेचीदा चुनौती है टीनेज रिलेशनशिप्स को लेकर। देखिए, कानून साफ कहता है कि 18 साल से कम उम्र में दी गई सहमति की कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। इसका नतीजा ये होता है कि कई बार आपसी सहमति से बने रोमांटिक रिश्ते भी अपराध के दायरे में आ जाते हैं। खुद अदालतें भी ये मानती हैं कि इस कानून का मकसद ऐसे रिश्तों को क्रिमिनलाइज करना नहीं था, लेकिन ये एक बड़ी दुविधा तो है। इसके अलावा भी जमीन पर कई दिक्कतें हैं, जैसे बच्चे की सही उम्र साबित करने में मुश्किल आती है। देश में फोरेंसिक लैब्स की कमी है, जिससे जांच में बहुत देर हो जाती है। और एक बहुत बड़ी समस्या है गवाहों का मुकर जाना। कई बार दबाव में आकर गवाह अपना बयान बदल देते हैं, जिससे कन्विक्शन रेट यानी सजा दिलाने की दर काफी कम हो जाती है। हाँ, ये सारी चुनौतियां हैं और ये बिल्कुल असली हैं, लेकिन इनसे इस कानून की अहमियत कम नहीं हो जाती। आज भी पॉक्सो एक्ट बच्चों की सुरक्षा के लिए हमारे पास सबसे शक्तिशाली कवच है, और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स जैसे कदम ये दिखाते हैं कि सिस्टम को लगातार बेहतर बनाने की कोशिशें हो रही हैं। देखिए, कानून अपनी जगह है और वो अपना काम कर रहा है, लेकिन असली सुरक्षा तब होगी जब समाज जागरूक होगा, क्योंकि आखिर में बात इसी एक लाइन पर आकर टिक जाती है। बाल सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है। ये सिर्फ सरकार या पुलिस की नहीं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है।